प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। इस ऑनलाइन क्लास में हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है मौर्यकालीन प्रशासन, जिसमें मैंने आपके पूर्ववर्ती वीडियो में भी आपको इसके बारे में हमने चर्चा की है, तो हम उससे आगे बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया पहले भाग में केंद्रीय प्रशासन, दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया प्रांतीय प्रशासन, और हम बात करेंगे आप इस वीडियो में प्रांतीय प्रशासन से नीचे की जो मौर्यकालीन प्रशासनिक जो इकाइयाँ थीं, विभाजन जो था साम्राज्य का, उसके संदर्भ में। तो जैसे हमने बात की प्रांतों की, प्रांत से नीचे की जो इकाई थी मौर्य काल में, हालांकि इनको लेकर विभिन्न इतिहासकारों और विद्वानों में मतभेद रहा है, लेकिन फिर भी जो अधिकांश इतिहासकारों का मत है उनकी हम चर्चा करते हैं। तो जो साम्राज्य का वर्गीकरण है प्रांत से नीचे, वह है प्रांत से नीचे है जनपद। जनपद से नीचे की जो इकाई थी वो थी स्थानीय, और स्थानीय के अंतर्गत जो प्रशासनिक ढांचा था उसमें कुल लगभग 800 गांवों का एक समूह था जो स्थानीय कहलाता था। इसके बाद था द्रोणमुख, स्थानीय से नीचे था द्रोणमुख, जिसके अंतर्गत लगभग 400 गांवों का एक समूह आता था। द्रोणमुख से नीचे जो उप विभाजन था, नीचे प्रशासनिक जो रूप है, उसमें था खारवटिक, जिसमें लगभग 200 गांवों का एक समूह होता था। खारवटिक से नीचे था संग्रहण, और इसमें थे 100 गांवों का समूह, और इससे नीचे की जो इकाई थी वो थी गांव। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आज हम देखते हैं, चाहे राजतंत्रात्मक व्यवस्था हो चाहे लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हो, प्रशासन की जो मूल इकाई है वो है ग्राम, जो सबसे छोटी इकाई है। चाहे आप राजतंत्र में पहले अतीत से ले हजारों सालों का इतिहास के संदर्भ में देख लीजिए, या आज लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में भी ग्राम और ग्राम सभा जो आप देखते हैं वर्तमान में, तो मौर्य काल में भी जो प्रशासन और प्रशासनिक व्यवस्था, साम्राज्य और उसका जो प्रशासनिक ढांचा था, उसके मूल में जो नीचे अंतिम स्तर की जो प्रशासनिक व्यवस्था वो था ग्राम और ग्रामीण शासन। इससे पहले हम बात करते हैं प्रांत की। मैंने आपको बता दी, प्रांत के अधिकारियों को कुमार, महामात्य, वायसराय या राज्यपाल के नाम से जाना जाता था। तो मैंने आपको जो विभाजन बताया, उप विभाजन प्रांत से नीचे जनपद, स्थानीय, द्रोणमुख, खारवटिक, संग्रहण और ग्राम, इनके बीच में हम बात करते हैं नगरीय प्रशासन की। नगर यानी नगरों का शासन। मौर्य काल में मैगस्थनीज जो विदेशी यात्री भारत की यात्रा पर आए हैं, जो यूनानी सेल्यूकस के राजदूत के रूप में, वो सेल्यूकस भी मौर्यकालीन जो ग्राम प्रशासन थे उनके बारे में
और नगरीय जो शासन था, विशेषकर नगरीय प्रशासन के संदर्भ में विशेष जानकारी देता है। तो हम पहले बात करेंगे नगरीय प्रशासन, जिसमें वो 5-5 सदस्यों की 6 समिति का उल्लेख करता है। चाहे पाटलिपुत्र के संदर्भ में आप देख लीजिए, चाहे और नगरों के संदर्भ में आप इस व्यवस्था को देख लीजिए। तो मेगास्थनीज ने जो पाटलिपुत्र की प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तार से उल्लेख किया है, ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार की जो नगरीय प्रशासनिक व्यवस्था थी वो शायद अन्य नगरों में, सभी मौर्यकालीन नगरों में रही होगी। मेगास्थनीज कहता है कि पाटलिपुत्र का शासन चलाने के लिए 30 सदस्यों की एक नगर सभा, आधुनिक काल में हम इनको म्यूनिसिपल बोर्ड भी, जो नगर पालिका बोर्ड है वो भी कह सकते हैं, होती थी। और भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए 6 समिति बनाई जाती थी। 6 समिति, 30 सदस्य, प्रत्येक में 5 सदस्य, 6 पंजो 30, 6 गुणा 5, 6 पंजे 30। तो पहली जो इन समितियों के कार्य बटे हुए थे, प्रत्येक समिति का अपना कार्य था, अपना उत्तरदायित्व था। तो पहली जो समिति थी वो थी शिल्पकला समिति, जो विभिन्न उद्योग शिल्प थे उनके बारे में ये कार्य करते थे। दूसरी समिति थी विदेशी यात्री समिति, जो बाहरी नागरिक थे, बाहर से आने वाले जो नागरिक थे उनके बारे में लेखा जोखा ये समिति रखती थी। तीसरी समिति जो थी वो थी जनसंख्या समिति, जो उन नगरों की जो जनसंख्या होती थी उनके बारे में जनगणना, संख्या का अनुमान, उनका पता, रिकॉर्ड रखती थी। चौथी समिति वाणिज्य समिति, जो व्यापार वाणिज्य से संबंधित जो समिति थी वो। पांचवी समिति थी उद्योग समिति। और छठी समिति थी कर समिति, यानी जो राजकीय कर, राजस्व और सभी करों से संबंधित जो समिति थी, विशेषकर नगरों में जिस प्रकार के कर लगाए जाते थे उनके संदर्भ में कर समिति। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी नगर प्रशासन संबंधी नियमों के बारे में एक पूरा अध्याय, नागरिक प्रणिधि नाम से एक अध्याय लिखा हुआ है अर्थशास्त्र के अंतर्गत। कौटिल्य के अनुसार नगर का प्रमुख अधिकारी नागरिक कहलाता था। आधुनिक काल में हम जिसकी समानता स्थापित कर सकते हैं वह, जिसे हम वर्तमान में कह सकते हैं, वो जिला मजिस्ट्रेट। नगर निवासियों के जान माल की सुरक्षा तथा नगर प्रशासन संबंधी नियमों का क्रियान्वयन नागरिक नामक अधिकारी का प्रमुख उत्तरदायित्व होता था। प्रिय विद्यार्थियों, नगरीय प्रशासन से नीचे स्थानीय प्रशासन, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि शासन की सबसे जो मूल इकाई थी, सबसे जो नीचे की इकाई थी, वो ग्रामीण प्रशासन था, गांव का प्रशासन। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। मौर्यों के केंद्रीकृत साम्राज्य में भी ग्राम शासन का महत्व समझा गया, यानी केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी जहाँ शासन सत्ता एक केंद्र में, एक सम्राट में, राजा में केंद्रीकृत थी, उसमें सिमटी हुई थी। लेकिन फिर भी स्थानीय ग्रामीण प्रशासन का विशेष महत्व समझा गया था वहाँ पे। और गांव का शासन ग्राम सभा के द्वारा होता था, गांव का प्रशासन ग्राम सभा के द्वारा चलाया जाता था। ग्राम सभा का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो ग्रामिक कहलाता था। अर्थशास्त्र में वैतनिक अधिकारियों के अलावा ग्रामिक का नाम नहीं आता, ये वैतनिक अधिकारी नहीं था। इससे प्रकट होता है कि राज का कर्मचारी नहीं था, परंतु वह जनता द्वारा निर्वाचित होता था। ग्राम सभा को काफी अधिकार मिले हुए थे। अर्थशास्त्र में ग्राम युद्धों का उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है। ये अवश्य ही गांवों के छोटे मोटे झगड़े को निपटारे और राज्य कर्मचारियों की सहायता देने का कार्य करते रहे होंगे। ग्रामीण जनता को स्थानीय शासन में पर्याप्त स्वतंत्रता रही होगी।
इसमें संदेह नहीं है। 10 ग्रामों का प्रबंध करने के लिए गोप होता था, कई गोप पर एक स्थानिक होता था। इस प्रकार जो ग्रामीण प्रशासन था वो ग्रामीण के द्वारा चलाया जाता था। जो जनता, ग्रामीण जनता और सम्राट के मध्य एक निमित्त था, एक मात्र माध्यस्थ था। इसके अलावा हम बात करते हैं मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था की। तो मैंने आपको जैसे शुरू में ही बताया कि दंड विधान अत्यधिक कठोर था। हाँ, अशोक ने उसको उदार और जो जनप्रिय हुए, यूँ कहें कि मानवीय बनाने का प्रयास किया, लेकिन वस्तुतः वास्तविकता यही है कि दंड विधान अत्यंत कठोर था। राजा न्याय का प्रमुख सर्वोच्च न्यायाधीश था और गंभीर अपराधों वाले सभी प्रकरणों का निर्णय उसी के द्वारा किया जाता था। राज्य के प्रशासनिक इकाइयों के स्तर पर अलग अलग न्यायालय थे और 2 प्रकार के न्यायालय थे। धर्मस्थलीय न्यायालय जिसमें दीवानी मामलों की सुनवाई होती थी, दीवानी यानी राजस्व और भूमि से संबंधित मामले। दूसरे प्रकार के न्यायालय थे कंटक शोधनीय न्यायालय, जिनमें फौजदारी जो मानव के विरुद्ध और राज्य और मानव के संबंध में जो अपराध होते थे। न्यायाधीशों को धर्म, व्यवहार, चरित्र तथा राज शासन का अध्ययन करके ही दंड का निर्णय करना पड़ता था। इन चारों में राज शासन, राजाज्ञा ही सर्वोच्च और प्रमुख मानी गई थी। कौटिल्य एवं मैगस्थनी दोनों ने उल्लेख किया है कि दंड विधान बड़ा कठोर था। समान अपराधों में आर्थिक जुर्माने होते थे, लेकिन अन्य अनेक अपराधों के लिए भीषण दंड थे, जैसे कि अंग भंग या मृत्यु दंड, विश्वासघात और व्यभिचार का दंड अंग भंग। राजकीय अधिकारी की मामूली सी चोरी के लिए भी प्राण दंड का विधान था। डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी कहते हैं कि इसमें संदेह नहीं कि दंड नीति कठोर थी, परंतु इसकी कठोरता ही अपराधों के अवरोध के लिए पर्याप्त सफल हुई होगी। मैगस्थनीज ने मौर्यकालीन कानून और व्यवस्था को की खूब प्रशंसा की है। वह लिखता है कि अपराध बहुत कम होते थे, हत्याएं और चोरियां आम प्राय अज्ञात थे। हत्याएं और चोरियां प्राय अज्ञात मतलब जिनकी बारे में जानकारी नहीं मिलती थी। लोग शायद ही कभी अपने दरवाजों पर ताले लगाते थे और जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व भी राज्य का दायित्व था, उसका अंग था। तो जो मैगस्थनीज है, मैगस्थनीज के विवरण से भी साबित होता है, उसकी जो सोच थी, उसने जैसा देखा, जाना, समझा, वो कहता है कि अपराध विशेषकर हत्याएं, चोरियां बहुत नहीं हो न के बराबर होती थी, सुनने को नहीं मिलता था। और लोग शायद कभी भी अपने घरों पर शायद ही ताले लगाते थे और लोगों के जीवन संपत्ति की रक्षा करना राज्य का दायित्व समझा जाता था। इसके अलावा हम बात करते हैं गुप्तचर व्यवस्था की। मौर्यकालीन प्रशासन की एक उल्लेखनीय विशेषता थी और उनकी सुव्यवस्थित, सुसंगठित गुप्तचर प्रणाली। मैगस्थनीज गुप्तचरों को मौर्यकाल में गुप्तचरों को एरियन ने ओवरसियर कहा है, स्ट्रेबो ने उन्हें इंस्पेक्टर के नाम से पुकारा है। कौटिल्य ने 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख किया है, संस्था और संचरण। संस्था और संचर या संचारा। संस्था से तात्पर्य है कि जो एक ही जगह पर रहकर गुप्तचरी करते थे, जासूसी करते थे और जिनकी सूचना सम्राट तक पहुंचाते थे। संचर ये से तात्पर्य है संचरण या संचर से कि वो गुप्तचर, वो जासूस जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण घूमते हुए जासूसी करते थे और उनकी सूचना संबंधित अधिकारी और सम्राट तक पहुंचाते थे। ये 2 प्रकार के
गुप्तचर थे। इसके लिए विशाल संख्या में गुप्तचरों, गूढ़ पुरुषों को संपूर्ण साम्राज्य में नियुक्त किया गया था। गुप्तचर राजा के कान और नेत्र थे। जैसे कि कौटिल्य लिखता है कि वो अनिवार्य मानता है, और आप भी देखते हैं, जैसे हम मौर्य काल में देखते हैं, हम मध्यकाल में आगे चल के देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक बेहतरीन और सुव्यवस्थित गुप्तचर व्यवस्था के बल पर कुशलतापूर्वक और विस्तृत साम्राज्य पर शासन किया। उसी प्रकार प्राचीन काल में इसकी शुरुआती जो धारणा है, अवधारणा है, जो व्यवस्था है, इसका जो महत्व है, वो स्थापित किया कौटिल्य ने। और कौटिल्य के द्वारा स्थापित जो बेहतरीन गुप्तचर व्यवस्था थी, वो उसकी झलक हमें मौर्य काल में मिलती है। और ये उनके कुशल प्रशासन और लंबे समय तक शासन करने और विद्रोहों को दबाने के लिए बहुत ही अनिवार्य और आवश्यक अंग के रूप में कार्य करती रही। धन्यवाद।